नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। आइए आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की। और पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं हम एक एक करके बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस YouTube चैनल के ऊपर अब आपको डेली क्या मिला करेगी, पॉलिटी की जो वीडियो है ये मिल जाया करेगी। आपने क्या काम करना है, इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, देखिए पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के अंदर सबसे पहला चैप्टर आपने कंप्लीट करना होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। ठीक है, हमें जानना होता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारत का संविधान है, इसको बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, आइए हम समझते हैं कि संविधान है क्या। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसने आपसे कहा रखा है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट, रूल एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट इज गवर्न। यानी ये क्या है, नियम और उपनियम। एक क्या है, एक रूल बुक है। हमारे देश के अंदर जो संविधान है ये क्या है, एक ऐसी रूल बुक है जो हमें बताती है क्या, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मिरर, मतलब एक आईना है जिसमें क्या है, उस देश का जो पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यानी हमारे देश के अंदर जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, या इन फ्यूचर जो आने वाला समय है, या जो समय चला गया है, उसके ऊपर बात करता है यह संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। यानी हमारे समाज में निर्णय लेने की जो पावर है वो किसके पास में होगी। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये कैसे बनती है, ये सरकारें कैसे काम करती है, और हमारे देश के अंदर जो कानून वगैरह है ये कौन बनाता है, और कानून को लागू करने की जिम्मेवारी किस पर होती है। ये सब बातें हमें कहाँ से पता लगेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान से पता लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें पॉलिटी को अच्छे से पढ़ना है ना, तो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो आइए एक एक करके बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये कह रहा है, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी उस देश का नाम आपने बताना है जिस देश का संविधान क्या है, एक तो सबसे छोटा संविधान है यानी शॉर्टेस्ट है, एंड रिटन साथ में क्या है, लिखित भी है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहता है। अमेरिका वो कंट्री है जिसने अपने संविधान को सबसे पहले बनाया था। सबसे पहले का मतलब समय कौन सा था, तो 1789 1789 में अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाया था। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान यानी शॉर्टेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है, तो वो अमेरिका का ही आता है। और इसका अपोजिट अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा, इंडिया के बारे में। आपने पढ़ रखा होगा ना कि भारत का जो संविधान है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बनाने में कितना समय लग गया था, तो लगभग यहाँ पर 2 वर्ष लग गए थे। ठीक है, और 11 महीने का समय लग गया था और 18 दिन का समय लगा था। देखिए ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो सभी को पता होती है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर संविधान की, तो इंडिया का संविधान क्या है, लार्जेस्ट एंड रिटन संविधान है। क्या है, ये तो है शॉर्टेस्ट, किसका, अमेरिका का, लेकिन इंडिया का संविधान है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा संविधान आता है। विश्व का सबसे जो बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर आपसे पूछ ले कि किस देश का है, अपने इंडिया का है, भारत का है। ठीक है, ये बात आपने बताने, लिखित भी है, सबसे बड़ा भी है, और साथ में क्या आता है, लिखित संविधान भी आता है यानी रिटन भी है। क्लियर हुआ। तो भारत का संविधान ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, एक तो लार्जेस्ट है एंड रिटन है, और अगर आपसे पूछ ले कि शॉर्टेस्ट एंड
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो आप क्या बताओगे, वो अमेरिका का आता है। क्लियर हुआ? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अमेरिका वो कंट्री है जिसने सबसे पहले अपने संविधान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम जो है ना संविधान सभा का जो मांग है, ये जो विचार है, ये किसने दिया था, यानी हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडिया। उस व्यक्ति का नाम आपने बताना है जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जिक्र किया था, जिसने एक आइडिया दिया था। देखिए इतना तो आपको पता ही होगा कि भारत के संविधान को बनाया किसने था, तो वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान सभा ने बनाया था। तो अब हमें जानना ये है कि संविधान सभा का जो विचार है, जो आइडिया है, ये सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। 1934 के अंदर दिया गया था। क्लियर हुआ? यानी हु वॉज द फर्स्ट प्रोपोज्ड, कहने का मतलब पहला व्यक्ति कौन है जिसने संविधान सभा का आइडिया दिया, जिसने विचार पेश किया था कि क्या होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर सही रहेगा, एम.एन. रॉय आपने वो कर देना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले जो प्रधानमंत्री है ना, ये कौन हुए हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हुए थे। यानी हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप क्या बताओगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक, तो वैसे तो जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, तो वो डेट फिक्स बन गई थी 15 अगस्त 1947। यहां से लेकर के ना ये 1964 तक लगातार क्या रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना यहां पर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, इनको कहा जाता है भारत का बिस्मारक। भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मारक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऐसे ही आपने याद कर लेना है किसके बारे में, बी.जी. तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया में सबसे पहले 1916 में क्या काम किया था, जो होम रूल लीग आंदोलन होता है ना, होम रूल लीग, ये जो आंदोलन है ये किसने शुरू किया था, तो ये बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। इन्होंने एक नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ये बात किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, एम.एन. रॉय, जिन्होंने एक आइडिया दिया है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, संविधान सभा का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए इसने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ विच मिशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्मेट। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा है, ये संविधान सभा जब बनी तो ये किस मिशन के आधार पर बने थे, इंडिया में ऐसा कौन सा मिशन एंटर करता है जिसके आने के बाद एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, एक फॉर्मेशन किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हमें पढ़ लेनी है। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्रिप्स मिशन के बारे में, तो थोड़ा सा पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्रिप्स मिशन को। देखिए जो क्रिप्स मिशन है ना, ये इंडिया में कब आता है, ये 1942 के अंदर आता है। कब आता है, 1942 के अंदर आता है। एक और बात पूछेगा, क्रिप्स मिशन के जरिए कितने लोग इंडिया के अंदर आते हैं, यानी इस मिशन में कुल कितने मेंबर थे, टोटल मेंबर, तो एक ही सदस्य था, उस व्यक्ति का नाम रहेगा सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वो व्यक्ति है जो क्रिप्स मिशन के माध्यम से इंडिया के अंदर आता है। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कि 1939 से लेकर के 1939 से लेकर के 1945 ये क्या चल रहा था,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक भी इंडियन जो है ना ये शामिल नहीं हुआ। और ब्रिटेन सरकार चाहती थी क्या कि कैसे भी करके भारतीयों को है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करना है, जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। तो इस मिशन का मेन जो उद्देश्य था ना वो यही था क्या कि कैसे भी करके भारतीयों को इस युद्ध का हिस्सा बनाना है। इसीलिए तो इस मिशन को इंडिया के अंदर भेजा गया था, जिसका क्या नाम रख दिया गया, क्रिप्स मिशन नाम यहाँ पर रखा गया। अब देखो जब ये क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर आता है ना तो इसने अपनी प्लान बताया, इसने अपनी योजना बताई क्या कि मुझे ब्रिटेन सरकार ने इस उद्देश्य के साथ भेजा है क्या। इसने बोल दिया कि जैसे ही इस युद्ध की समाप्ति हो जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो ब्रिटेन सरकार ने ऐसा कहा है कि हम लोग क्या काम करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण करेंगे, यानी हम एक संविधान सभा को बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और ये जो संविधान सभा है ना ये क्या काम करेगी, ये आपकी कंट्री के लिए, आपके देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान को बनाएगी। और इस संविधान सभा के अंदर जो मेंबर होंगे ना वो ब्रिटिश प्रांतों के भी होंगे, ब्रिटिश जो प्रांत होते हैं ना उनके मेंबर शामिल होंगे, प्लस इंडिया में जितने प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासत थी, देसी रियासत, इनके मेंबर भी क्या होंगे, इस असेंबली का हिस्सा होंगे। यानी क्रिप्स मिशन का कहने का मतलब ये था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे ना उसमें जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों के और देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि है ना वो इसमें हिस्सा लेंगे। और ये लोग जिस भी संविधान को तैयार कर देंगे ना उसे ब्रिटेन सरकार एक्सेप्ट कर लेगी, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन इसने एक शर्त बता दी क्या, क्रिप्स मिशन ने कहा अगर ये संविधान, जो ये संविधान सभा बनाएगी, अगर किसी भी ब्रिटिश प्रांत को या देसी रियासत को पसंद नहीं आता है तो उनको अलग से मौका दिया जाएगा संविधान बनाने का। तो इसके चलते पहला कारण तो ये हो गया कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया। दूसरा क्या कारण था, दूसरा कारण महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किस मिशन को, तो क्रिप्स मिशन को कहा था। किसने, महात्मा गांधी ने। एक और बात आती है, इस समय आपने मुस्लिम लीग का नाम भी सुन रखा होगा, तो मुस्लिम लीग में अगर एक स्पेशल व्यक्ति का नाम कहें तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने स्पेशल यहां पर मांग रख दी क्या कि हमें तो अलग क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इस मिशन ने ना तो ठीक से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट किया, और अगर पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लेता है तो कांग्रेस पार्टी वैसे ही नाराज हो जाती, क्यों, हमें तो अखंड भारत चाहिए, हमें भारत के दो टुकड़े नहीं करवाने हैं। इसीलिए तो जो क्रिप्स मिशन आया ना ये क्या हो गया, ये टोटली फेल हो गया, ये असफल हो गया। क्लियर हुआ। अब हमें थोड़ा सा देख लेना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी ना वो किस मिशन के आधार पर बनती है, वो बनती है कैबिनेट मिशन के आधार पर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना ये सही रहता है। जो कैबिनेट मिशन है ना ये इंडिया में आता है 1946 के अंदर आया था। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी है, कब, 1945 के अंदर, उसके बाद ब्रिटेन में क्या करवाए गए, इलेक्शन करवाए गए। और ब्रिटेन में इलेक्शन होने के बाद अगर मैं बात करूं, सर क्लीमेट एटली जो है, सर क्लीमेट एटली, ये क्या बनते हैं, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इन्होंने अपनी ही कैबिनेट से 3 लोगों का चयन किया और नाम क्या दे दिया, उसे कैबिनेट मिशन नाम दे दिया। अब ये 3 लोग कौन कौन थे, तो याद रखना है, एक व्यक्ति तो है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, इसे आपने याद रखना है। सेकंड कौन था, तो एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा व्यक्ति कौन था यहां पर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। याद रहे ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ना
ये वही व्यक्ति है जो क्रिप्स मिशन का हिस्सा बनकर के इंडिया के अंदर आया था। क्लियर हुआ? तो ये 3 पर्सन है जो कैबिनेट मिशन के माध्यम से इंडिया के अंदर आते हैं। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जो कैबिनेट मिशन है इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष आपने बताना है, वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का मतलब सर क्लीमेंट एटली ने इन लोगों को इंडिया के अंदर भेजा, और किस मिशन के साथ भेजा, किस उद्देश्य के साथ भेजा, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो इसने पहली प्लान बताया, क्या बताई? इसने कहा कि हम एक इंडिया के लिए क्या काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संविधान सभा का निर्माण करेंगे। हम एक क्या बनाएंगे, द यूनियन बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। और तीसरा काम क्या कहा, हम एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्लान थे किसके, कैबिनेट मिशन के। तो अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है। कैबिनेट मिशन जो है ना, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे, कुल कितने मेंबर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर तो आता है ऑप्शन नंबर बी, 389, 389 व्यक्ति थे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो कैबिनेट मिशन है ना, इसका पहली योजना क्या थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये जो असेंबली बनेगी ना, और इसमें जो मेंबर चुन करके आएंगे, ये आएंगे टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर। ये हम टोटल जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है ना, उसके आधार पर सीटें बनाएंगे। कैसे? अगर हम बात करें 1946 के लगभग, तो हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी हुआ करती थी, 39 करोड़ हुआ करती थी। कितनी थी? 39 करोड़। और आज कितनी है, 142 प्लस करोड़ आती है, 142 करोड़ आती है आज। और अभी कितनी, यहां पर कितनी थी, 39 करोड़। तो इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर हम क्या काम करेंगे, प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर है ना, 10 लाख लोगों पर एक सीट फिक्स करेंगे। 10 लाख लोगों पर एक सीट को बनाएंगे। ये बात किसने की, ये कैबिनेट मिशन ने कहा। देखिए, आज जो सीटें बनी हुई है, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, ये सीटें कैसे बनती है, ये बनती है जनसंख्या के आधार पर। क्लियर हुआ? और यहां पर भी सीटें किस आधार पर बनी थी, वो भी जनसंख्या के आधार पर ही बनाई गई थी। कैसे क्या हुआ कि देश की जनसंख्या है 39 करोड़, 39 करोड़, और प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट आनी है। तो इसके हिसाब से सीट कितनी बन गई, 390, 390। लेकिन एक सीट कम है, कितनी, 389 सीटें यहां पर बनकर के सामने आ गई। क्लियर हुआ? अब 389 के अंदर एक प्रोसेस थी, क्या, इसमें से 296 जो सीटें थी ना, वो थी ब्रिटिश प्रांतों की। वो किसकी थी, वो ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी यहां पर। क्लियर हुआ? और यहां पर जो 93 सीट्स थी ना, ये थी देसी रियासतों की। किसकी थी, ये देसी जो रियासत, देसी रियासतों की इनकी थी। अब सुनो, ये देसी रियासतों का मतलब क्या होता है, यानी इनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट, यानी इनको देसी रियासत कहा गया था। देसी रियासत का मतलब होता है कि वहां वो क्षेत्र या वो एरिया जहां पर एक किंग हो, एक राजा हो, और वहां की जनता उसके अंडर में काम करे, तो वो क्या है, वो प्रिंसली स्टेट थी, वो देसी रियासत होती है। इतना आपको पता होगा कि जब 1947 के अंदर हमारा देश जब आजाद हो रहा था, ब्रिटिश हुकूमत से इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय ना लगभग कितनी थी, तो लगभग आप ये मान करके चलते हैं 600 के आसपास थी, लगभग 600 देसी रियासतें थी। तो इनको ना ऑप्शन दिया गया कि या तो आप कंप्लीटली इंडिया का हिस्सा बन जाओ, और या आप कंप्लीटली पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ।
तो लगभग देसी रियासतें है ना, ये कंप्लीटली किसका हिस्सा बन गई, इंडिया का। और कुछ एक देसी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी कि हम तो इसमें शामिल होंगे। लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है और जूनागढ़ है। इन्होंने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो आजाद रहेंगे। तो बाद में इनको शामिल कैसे किया गया था, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, आगे मैं वहां पर करवा दूंगा, ठीक है। अब इसमें समझो 296 सीटें किसकी है, ब्रिटिश प्रांतों की, और 93 सीट किसकी आती है, देसी रियासतों की आती है। इतना पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, इन 296 और 93 इनके ऊपर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन सिर्फ इन सीटों के ऊपर ही हुआ, 296 के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने एक टाइम के लिए मना कर दिया था कि हम किसका हिस्सा नहीं बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो 296 जो ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी ना, इन पर इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन कब करवाया गया, तो इन सीटों पर इलेक्शन हुआ जुलाई और अगस्त के अंदर। जुलाई अगस्त 1946 में क्या करवाया गया, इलेक्शन करवाया गया। क्या करवाया गया, इलेक्शन यानी चुनाव करवाया गया इन सीटों के ऊपर, 296 सीट के ऊपर। अब थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि जब 296 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, 296 सीटों के ऊपर जब इलेक्शन हुआ ना, तो इनमें से 208 सीटें तो आई थी कांग्रेस पार्टी को। 208 सीटें किस पार्टी को आती है, कांग्रेस पार्टी को। और इनमें जो यहां पर आप कहें 73 सीट जो है ना, ये आई थी मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को आई थी, ठीक है। और इनमें से जो 15 सीटें हैं ना, वो आई थी अन्य वर्गों को। अन्य वर्गों का मतलब क्या हुआ कि जो अन्य पार्टियां थी, अदर जो पार्टी थी, उनको सीटें आती हैं। क्या समझे आप लोग, यानी टोटल सीट्स कितनी थी, 389, 389। 389 में से 296 सीटें किसकी है, ब्रिटिश प्रांतों की, और 93 किसकी है, जो इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट थे ना, उनकी थी। और जब 296 सीट्स के ऊपर इलेक्शन करवाए गए, तो इलेक्शन के अंदर 208 सीटें किस पार्टी को आती है, तो कांग्रेस पार्टी को आती है। 73 सीटें किसको आती है, मुस्लिम लीग को आती है। और 15 सीटें किसको आई थी, अन्य वर्गों को आई थी। तो यहां पर ना मुस्लिम लीग एक टाइम के लिए ये संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने आपसे पूछा है कि द ओनली वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट। कहने का मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर, उनका नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन दे रखा है कमला चौधरी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड ऑप्शन दे रखा है प्रिंसेस अमृता कौर, और एक ऑप्शन दे रखा है एनी मस्किनी। तो यहां पर है ना, आपसे पूछा क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट है, इनका नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि टोटल 389 जो 389 मेंबर थे ना, किसके, संविधान सभा के। इन 389 मेंबर के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो इन 389 के अंदर महिलाओं की संख्या थी 15। क्या थी, 15 जो है ना, वो इसके अंदर महिलाओं की संख्या थी। और अगर 15 महिलाओं की संख्या है, तो आपको 15 याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लेना, इसका जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन अब आपका रहेगा डी। जो एनी मस्किनी है ना, इसने क्या काम किया था, इसने देसी रियासतों का नेतृत्व किया था। जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उनका नेतृत्व किसने किया था, एनी मस्किनी के द्वारा किया गया था। क्लियर हुआ। तो ये चारों की चारों वैसे तो इन 15 के अंदर शामिल थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कहता है, आप देख लेते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टेक प्लेस। यानी आपने उस स्थान, वो बताना है कि जो हमारी असेंबली थी, जो संविधान सभा थी ना, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है, ये बात आपसे पूछ रहे हैं।
देखिए, संविधान सभा की वैसे तो बहुत सारी बैठक होती है, लेकिन आपने याद रखना है पहली 3 मीटिंग, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट 4 आपने याद रखनी है। तो इसमें देखिए, पहली बैठक अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यहां पर तो होता है संविधान सभा का गठन। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का जो गठन है ये कब किया गया था, तो ये आपने बताना है 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्लियर हुआ? अब इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो 9 दिसंबर 1946 है ना, ये क्या थी? ये फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो इसको थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं। जब ये पहली बैठक हुई ना, ये क्या होती है? ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और पहली बैठक में आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, एक तो जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग, इसने इस मीटिंग का किया था बहिष्कार। इसने क्या कहा कि हमें तो इस मीटिंग में शामिल नहीं होना है, हम फर्स्ट मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। कौन बोल रही है? मुस्लिम लीग, और नहीं आई थी। अब इस फर्स्ट मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि हम सबसे पहले जो टेम्परेरी चेयरमैन है, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ना, इसका एक अस्थायी उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है ना, ये किसको चुना गया? ये बात आपसे पूछ सकता है। अस्थायी अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया गया? आपने बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्या बना दिया गया था? फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन, यानी पहला अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? संविधान सभा का डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। अब अपने को जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी ना, सेकंड मीटिंग, वहां से 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सेकंड मीटिंग कब होती है? तो 1946 के अंदर होती है। कब? तो वो होती है 11 दिसंबर को। यहां से आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक तो यहां पर स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है ना, यानी जो परमानेंट चेयरमैन है, ये किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है ना, ये परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और बाद में यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के पहले राष्ट्रपति बना दिए गए थे। क्लियर हुआ? और आपने क्या याद करना है? संविधान सभा का एक डिप्टी चेयरमैन बनाया गया, उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं। डिप्टी चेयरमैन यानी जो उपाध्यक्ष है ना, ये किसे बनाया गया था? तो ये बना दिया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया? डिप्टी चेयरमैन, यानी जो हमारी संविधान सभा थी, इसका उपाध्यक्ष बना दिया। इसी मीटिंग में एक फैसला लिया गया, क्या? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है, एडवाइजर जिसको बोलते हैं, वो बी.एन. राव को बनाया गया। बी.एन. राव को बना दिया गया। तो 3 क्वेश्चन जो है ना, ये आपने सेकंड मीटिंग से याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है? कि एक तो पूछ लेगा परमानेंट चेयरमैन किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा का। क्या बताओगे? राजेंद्र प्रसाद। डिप्टी चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और अगर आप पूछ ले कि संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे, जो सलाहकार थे ना, वो कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। देखिए, भारत के संविधान को बनाने में जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था ना, वो ड्राफ्ट इसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था, बी.एन. राव के द्वारा ही। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बी.एन. राव वाली। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। अब जो लास्ट जो थर्ड मीटिंग है ना, इसको अपन थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जो थर्ड मीटिंग है, ये कब होती है? तो यहां पर होती है संविधान सभा की तीसरी मीटिंग। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई ना, इसको आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। क्या? इसी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या काम किया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना ये पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कहने का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये यहां पर इस मीटिंग में पेश किया था। और पेश किसके सामने किया था, तो संविधान सभा के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने प्रस्तुत कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया, इसे स्वीकार कब किया, किसने, संविधान सभा ने। तो वो डेट फिक्स हुई 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। क्लियर हुआ? यानी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है ना ये 13 दिसंबर 1946 को हुई और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बना, हमारे संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बना। क्या बन गया? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना बनी। तो ये बातें आपने कंप्लीट कर लेनी है इससे, इस वाले क्वेश्चन से। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई। फर्स्ट 3 मीटिंग कर ली। अब एक आपको लास्ट बैठक याद रखनी है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ना, अंतिम बैठक ये कब होती है, तो ये होती है 24 जनवरी 1950 में होती है। ठीक है। इस मीटिंग में 3 फैसले लिए गए। क्या? एक तो पहला जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला राष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुन लिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है ना ये क्या कर लिया गया, ये पहला जो है ना ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। और क्या कम किया गया, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गान है, जो हमारा नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों को भी संविधान के अंदर ऐड किया गया था। कब? तो लास्ट मीटिंग के अंदर। तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की आपको 3 पहली बैठक और एक लास्ट बैठक ये आपको याद कर लेनी है। तो लास्ट होती है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें एक फैसला क्या लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया था। और एक आपने जो है पहली 3 बैठक याद रखनी है। तो गठन कब होता है, तो यहां पर ये पूछ रहा है कि पहली बैठक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। कवर हुआ? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। अब देखिए इसने पूछा है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, जो प्रारूप समिति थी, उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप इसको कवर करते हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है ना वो आपको दे रखा है BN राव। तो मैंने बताया BN राव कौन थे, ये हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये कौन थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्लियर हुआ? और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, इन्होंने एक प्रारूप तैयार करके दिया। ठीक है, और इनके प्रारूप में है ना टोटल 243 तो क्या थे, आर्टिकल थे, और यहां पर 13 के लगभग क्या थे, तो वो थे शेड्यूल यानी अनुसूचियां थी। यहां पर क्या हुआ कि BN राव जो है, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। आप पढ़ते हैं ना कि भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने देशों का सहयोग लिया गया, तो 60 देशों का सहयोग लिया गया था। यानी अलग अलग कंट्री के संविधान को रीड किया गया, पढ़ा, और वहां से कुछ पॉइंट उठा करके भारत के संविधान में ऐड किए गए। यानी ऐसे करके ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये रेडी हुआ था, ये तैयार हुआ था। तो इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार करके दिया, जो प्रारूप तैयार किया, इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति था। और ये प्रारूप समिति कब बनती है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता हो, प्रारूप समिति जो है ना ये बनती है 29 अगस्त को।
1947 1947 को तो ये कमेटी बनाई गई, ठीक है ना। कमेटी कब बनाई गई? 1947 के अंदर। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? प्रारूप समिति की जो पहली बैठक है ना, ये कब होती है ये पूछ लेता है। तो वो नेक्स्ट डे यानी 30 अगस्त 1947 को ही होती है पहली बैठक। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर अगर आपसे पूछ ले तो प्रारूप समिति के अंदर कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो आपने बताना है टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है ना। तो बी आर अम्बेडकर क्या थे? इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इस संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना, ये कहां से चुन करके आए थे? तो आपने बताना है बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, यहां से चुन करके आए थे। आज क्या बोलते हैं आपका? आज बोलते हैं मुंबई, पहले क्या था? बॉम्बे या बंबई। तो बंबई प्रेसिडेंसी से चुन करके आए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कई बार पूछ लेता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो है इसमें कुल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनती है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को होती है। और प्रारूप समिति ने अपनी जो पहली रिपोर्ट है, पहली जो रिपोर्ट है ये कब पेश की थी? तो ये आपने बताना है 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। 21 फरवरी 1948 को, ठीक है ना। यानी इसने इस प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद अपनी फर्स्ट जो रिपोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने पेश कर दी। क्लियर हुआ? तो ये क्या थी? ये थी आपकी प्रारूप समिति, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे का जो हमारा संविधान है ये किस प्रकार से तैयार हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद।